और नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे जापानी तानदेन कहते हैं, उस बिंदु से श्वास का संबंध होता है। और जितना तनावग्रस्त व्यक्ति होगा, तानदेन से श्वास का बिंदु उतना ही दूर हटता जाता है। तो जितने ऊपर से आप सांस लेते हैं उतने ही तनाव से भरे होंगे, और जितने नीचे से सांस लेते हैं उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे। और अगर तानदेन से श्वास चलती हो तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के जीवन में तनाव न होने का जो व्यवस्थागत कारण है वो तानदेन से श्वास का चलना है। जब आप भी कभी विश्राम में होते हैं तो अचानक ख्याल करना आपकी श्वास तानदेन से चलती होगी। और जब आप तनाव से भरे हों, बहुत मन उदास, चिंतित, परेशान हो, व्यथित हो, बेचैनी में हो, तब आप ख्याल करना तो श्वास बहुत ऊपर से आके लौट जाएगी। ये श्वास का ऊपर से आके लौट जाना इस बात का सूचक है कि आप अपनी मूल प्रकृति से बहुत दूर हो गए। लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पेट से श्वास मत लेना। एक तो एक पागलपन का ख्याल सारी दुनिया में फैल गया है, और वो ये है कि छाती फूली हुई होनी चाहिए, छाती बड़ी होनी चाहिए। तो छाती जितनी बड़ी करनी हो उतनी श्वास छाती में भरनी चाहिए, नीचे नहीं, और छाती से ही वापस लौटा देनी चाहिए। छाती को बड़ा करने का पागलपन व्यक्ति के भीतर एक भयंकर उत्पात को निर्मित कर देता है। अगर आपने कभी जापानी या चीनी फकीरों की तस्वीरें देखी, या लाओसे की तस्वीर अगर आपने कभी देखी, तो आपको थोड़ी हैरानी होगी। चीन और जापान में तो बुद्ध की भी जो तस्वीरें और मूर्तियां बनाई हैं वो भी देख के हमें हैरानी होगी, क्योंकि हमने जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई हैं उनसे उनका मेल नहीं है। हमारी जो बुद्ध की मूर्तियां, उनमें पेट बहुत छोटा है, पीठ से लगा हुआ है, और छाती बड़ी है। और जापान और चीन में बुद्ध की भी जो मूर्तियां हैं उनमें पेट बड़ा है, ठीक बच्चे जैसा है। बच्चे की छाती तो विश्राम में होती है, पेट थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि श्वास पेट पर आएगी जाएगी। तो छाती को बड़ा करने का ख्याल भीतर एक खतरनाक स्थिति को पैदा करता है, और वो खतरनाक स्थिति है ऐन्द्रिक और बौद्धिक 3 केंद्र ताओ मानता है। एक तानदेन नाभि केंद्र, दूसरा हृदय केंद्र, और तीसरा बुद्धि का मस्तिष्क केंद्र। नाभि केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है, फिर उसके बाद उससे कम गहरा केंद्र हृदय का है, और सबसे कम गहरा केंद्र बुद्धि का है। इसलिए बुद्धिवादी अस्तित्व से सबसे ज्यादा दूर होता है। उससे तो निकट वे लोग भी होते हैं जो हृदयवादी हैं। तथाकथित ज्ञानियों से भक्त भी कहीं ज्यादा अस्तित्व के निकट होते हैं। जिसने केवल बुद्धि को ही सब कुछ जाना है वो आदमी सतह पर जीता है, हिसाब उसका पूरा होता है, गणित उसका साफ होता है, तर्क उसके स्पष्ट होते हैं, लेकिन कभी भी गहराई में वो नहीं उतरता, क्योंकि गहराई में सदा खतरा है, क्योंकि तर्क भी खो जाते हैं, हिसाब भी खो जाता है। वो सतह पर जीता है जहां सब साफ सुथरा है। हृदय में उतरे कि तर्क और गणित और सब साफ सुथरी दुनिया खो जाती है। इसलिए बुद्धिवादी हृदय की बात से भयभीत होता है, क्योंकि हृदय के साथ ही अराजकता, अतर्क, राग का जन्म हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, भक्ति आ सकती है, कुछ हो सकता है जिसके लिए तर्क देना मुश्किल पड़े। इसलिए बुद्धिवादी बुद्धि से जीता है और बुद्धि से नीचे प्रवेश नहीं करता। जितना बुद्धिवादी आदमी होगा, श्वास उतनी ऊपर से चलेगी। श्वास की ऊंचाई और नीचाई को जानकर आदमी का टाइप जाना जा सकता है। जितना हृदयवादी व्यक्ति होगा, श्वास उतनी गहरी चलेगी। लेकिन लाओसे कहता है हृदय भी आखिरी गहराई नहीं, और गहरे उतरना जरूरी है, और उसको वो तानदेन कहता है। नाभि से श्वास चलनी चाहिए। नाभि से जिसकी श्वास चल रही है वो अस्तित्व के साथ वैसा ही जुड़ गया है जैसे छोटे बच्चे जुड़े होते हैं। जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे तो वो व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है। नमनीयता का अर्थ है तनाव शून्य तरलता को पहुंचा दे। अगर आप तनाव मुक्त हों, शून्य हों, तो श्वास आपकी अनिवार्य रूप से नाभि केंद्र पर पहुंच जाएगी। कभी शिथिल होकर, शांत होकर कुर्सी पर बैठ के देखें, आपको फौरन पता चलेगा श्वास नाभि से चलने लगी। लेकिन ढीला छोड़ें अपने को, लेकिन ढीला हम छोड़ते नहीं। क्या इसका कारण केवल इतना ही होगा कि हम सीने को बड़ा करना चाहते हैं? नहीं, इतना ही नहीं है, कारण और भी गहरे हैं।
सबसे बड़ा कारण जो आपको ख्याल में भी नहीं होगा, लेकिन आप समझेंगे तो शीघ्र ख्याल में आ जाएगा। बच्चे को अपने शरीर का बोध सबसे पहले कब होता है? फ्राइड की खोजें बहुत मूल्यवान हैं इस संबंध में। फ्राइड कहता है बच्चे को अपने शरीर का सबसे पहले बोध तभी होता है जब वो अपनी कामेंद्री को स्पर्श करता है। तभी माँ बाप उसको रोकते हैं कि ठहरो, मत करो, मत छुओ। अगर बच्चा अपनी नाक छूता है, अपनी आंख छूता है, अपना हाथ हिलाता है तो माँ बहुत प्रसन्न होती, पैर हिलाता है तो माँ बहुत आनंदित होती। लेकिन बच्चा अगर अपनी जन्नेंद्री छूता है तो माँ बेचैन और परेशान हो जाती। बच्चे को पहली दफे पता चलता है कि शरीर में कोई हिस्सा भी है जो छूने योग्य नहीं है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो खतरनाक है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो अपराध है। ये माँ और बाप की आंखों को देख के बच्चे को पता चलता है। ये अपराध माँ और बाप को अपने माँ बाप से पता चला था। ये अपराध परंपरागत है, अपराध कहीं है नहीं। लेकिन बच्चे के शरीर में एक भेद शुरू हो गया, और बच्चे को ये बात धीरे धीरे माँ बाप के इशारे बता देंगे। उनकी निंदा, उनकी आलोचना, उनका क्रोध बता देगा कि शरीर में कोई हिस्सा ऐसा भी है जो अपना नहीं है। इसलिए आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी आपकी जन्नेंद्री आपके शरीर का हिस्सा नहीं बन पाती, बन नहीं सकती। उसके साथ एक फासला बना ही रहेगा, और जन्नेंद्री के साथ फासला पैदा होते ही जन्नेंद्री से नीचे का जो हिस्सा है वो वर्जित हो गया। जन्नेंद्री के ऊपर का हिस्सा स्वीकृत हो गया और नीचे का हिस्सा स्वीकृत हो गया। जैसे ही हमारे भीतर ये भेद घटित होता है, वैसे ही श्वास ऊपर से चलने लगेगी। उसके कारण है क्योंकि तानदेन का जो बिंदु है, अगर उस तक श्वास जाए तो जन्नेंद्री पर उसका असर पड़ता है। इसलिए जैसे ही हमको ये ख्याल आ गया कि जन्नेंद्री हमारा हिस्सा नहीं है, तो हमारा तानदेन सिकुड़ जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, और हम डरे हुए जीने लगते हैं कि कहीं जन्नेंद्री तक श्वास न चली जाए। क्या आपको पता है कि रात सोते समय हर पुरुष को कम से कम 12 से 18 बार जनेंद्री पर इरेक्शन होता है नींद में। फ्राइड का ख्याल था कि ये इसलिए होता है कि लोगों की काम वासना अतृप्त रह जाती है, तो जब वो काम वासना के स्वप्न देखते हैं तो जनेंद्री अकड़ जाती है। लेकिन अभी जितनी खोज गहरी गई है तो पता चलना शुरू हुआ कि लाओस से ज्यादा ठीक कहता था। लाओसे का कहना यह है कि नींद में जन्नेंद्री पर, तानदेन पर श्वास की चोट पड़ती है, इसलिए जन्नेंद्री खड़ी हो जाती है। जरूरी नहीं कि कोई काम वासना से संबंधित स्वप्न भीतर चल रहा हो। चल रहा हो तो खड़ी हो जाएगी, नहीं चल रहा हो तो भी खड़ी हो सकती है, और 12 से 18 बार प्रत्येक पुरुष की सामान्यतया होगी। उसका कारण कुल इतना है कि श्वास की जो चोट, नींद में श्वास पूरी चलेगी, पूरी चलने से तानदेन पर चोट पड़ती। तानदेन का बिंदु और वीर ऊर्जा का बिंदु निकट है, सीमांत पर है। श्वास की चोट ही वीर को सक्रिय करती है। इसलिए संभोग के समय में आप छाती से श्वास नहीं ले सकते। संभोग के क्षण में आपको पेट से ही श्वास लेनी पड़ती है। इसलिए श्वास तेजी से चलने लगती है और श्वास जोर से भीतर धक्के मारने लगती है। अगर आप श्वास को शांत रख सकें तो वीर स्खलन रुक जाएगा। इसलिए तंत्र में प्रयोग है कि श्वास को शांत रखा जा सके तो बिना वीर स्खलन के संभोग किया जा सकता है, और संभोग को घंटों लंबा भी किया जा सकता है।